गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 को देखेंगे। समकालीन विश्व राजनीति में जो चैप्टर 3 है वो समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में है। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि दक्षिण एशिया के देशों में किस प्रकार की समस्याएं हैं और साथ ही साथ वहाँ पे किस प्रकार से जो शासन व्यवस्था है उसमें समय के साथ बदलाव आया, उन चीज़ों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। और दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं उन चीज़ों को समझेंगे। और साथ ही साथ दक्षिण एशिया के देशों के मध्य किन मुद्दों को लेकर के विवाद है, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो आइए हम समझते हैं दक्षिण एशिया के देशों के बारे में। दक्षिण एशिया केवल भौगोलिक क्षेत्र ही नहीं है बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से गहराई से जो है जुड़ा हुआ है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, दक्षिण एशिया के देशों को पहले समझिए, फिर मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताता हूं कि किस प्रकार से जो दक्षिण एशिया के देश है वो भौगोलिक रूप से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सभी देश जो है वो भारत के अधिकतर पड़ोसी देश है। इसीलिए अगर पड़ोसी देश में किसी भी प्रकार की अगर राजनीतिक उथल पुथल होती है, आर्थिक उथल पुथल होती है और सांस्कृतिक रूप से भी हम जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, नेपाल है पड़ोसी देश अपना। नेपाल में देखिए सांस्कृतिक रूप से हम जुड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं और इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि भारत और नेपाल के मध्य जो है शादी भी होता है एक दूसरे दो देश के लोगों के मध्य जो है। अब श्रीलंका का आप एग्जाम्पल लीजिए। श्रीलंका में जैसे अपने यहाँ तमिलनाडु की तरफ सिंगली लोग रहते हैं, व्यापक पैमाने पे श्रीलंका में भी सिंगली समुदाय के लोग निवास करते हैं। आप बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश भी एक समय पे पूर्व में जो है भारत का ही हिस्सा था, क्योंकि भारत से ही पाकिस्तान अलग हुआ था और पाकिस्तान से ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। तो बांग्लादेश और भारत का संबंध इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक रूप से हम जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से जो भौगोलिक रूप से भी अगर आप देखें तो एक बार मैप पे देखिए, इन देशों को समझिए। और सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग दक्षिण एशिया के देशों में बस 7 देश को ही काउंट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ थिंकर ऐसे हैं जो 2 और देश को ऐड करते हैं, जो अफ़गानिस्तान है और जो म्यांमार है, इसको भी ऐड करते हैं। लेकिन अधिकतर जगहों पे अगर देखा जाए तो इन 7 देशों का ही दक्षिण एशिया में चर्चा किया जाता है। तो दक्षिण एशिया के देशों को एक बार हम मैप पे देखते हैं कि कौन कौन से देश हैं। मैप के तहत आसानी से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं और आगे चैप्टर में आपको समझने में आसानी भी होगी। मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आप घर पे भी जब पढ़ाई करते हैं, किसी भी टॉपिक को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आप मैप के माध्यम से एक बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं, आप सब तो अपना भारत देश इंडिया है, इसको आप समझते ही हैं। आपने देख लिया ये भारत देश है, नक्शा आप पहचान जाएंगे आराम से। इसके बाद में आप पाकिस्तान देखिए, कश्मीर के जस्ट बगल में ये पाकिस्तान है। फिर आप बांग्लादेश देखिए, ये यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे श्रीलंका है और साथ ही साथ जो है मालदीव यहाँ पे है। और अफ़गानिस्तान की जब बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर में अफ़गानिस्तान है। और म्यांमार की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे जो है म्यांमार है, जहाँ पे बांग्लादेश के बगल में म्यांमार है। तो इस प्रकार से जो दक्षिण एशिया है इसके कुल 9 देश है। कहीं कहीं पे आपको मैं फिर से बता दूं, सिर्फ 7 के बारे में अध्ययन किया जाता है। कुछ लोग 7 देश को ही सिर्फ दक्षिण एशिया में कंसीडर करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन 2 देशों को भी ऐड करते हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको याद रखना चाहिए कि चीन को लेकर के भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, क्या चीन दक्षिण एशिया का हिस्सा है कि नहीं। तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए, चीन जो है वो दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं है। एग्ज़ाम में फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए कि चीन दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता है। दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एवं लोकतांत्रिक संक्रमण वाले देश हैं। अब मैं आपको बताऊं कि दक्षिण एशिया के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है,
कि लोकतांत्रिक संक्रमण वाला देश है। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत भी 1947 में आज़ाद हुआ था और वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि भारत एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है भारत में। और साथ ही साथ जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के जो अगल बगल के जो देश है जिसके बारे में अभी हमने देखा, हमने चर्चा किया, इन देशों के बारे में किस प्रकार से यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर के प्रतिस्पर्धा रहा है समय के साथ में। जैसे पाकिस्तान ही है, अभी जब हम पाकिस्तान का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार से जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था उसके बाद से लेकर के अभी तक के समय में पाकिस्तान के शासन व्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन आया है। पाकिस्तान अभी तक पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन पाया है। पाकिस्तान में बीच में कभी सैनिक शासन आया, वहाँ पे सैन्य तख्तापलट हुआ, कभी जाकर के चुनाव हुआ। इस प्रकार से जो पाकिस्तान है वहाँ के शासन व्यवस्था में बदलाव आता रहा है। वर्तमान समय की अगर आपको हालिया न्यूज़ अगर बताऊं तो फिर से पाकिस्तान एक बार एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा है आगे जहाँ पे कि आने वाले समय में सैन्य तख्तापलट होने की संभावना है। क्योंकि जो पाकिस्तान का सैन्य प्रमुख है आसिर मुनीर, उनको पाकिस्तान के संविधान के द्वारा असीमित शक्ति प्रदान की जा रही है। आगे आने वाले समय में ये प्रबल संभावना है कि पाकिस्तान में फिर से सैनिक शासन आरंभ हो जाए। और वर्तमान समय में भी ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो सरकार है इसको इनडायरेक्टली कौन चलाता है, तो वहाँ की सेना चलाती है, सेना के द्वारा रन किया जाता है। अब दूसरी ओर हम नेपाल की तरफ आते हैं। आपने कुछ दिन पहले जेन जी आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा जो नेपाल में आरंभ हुआ था। क्यों आरंभ हुआ था? क्योंकि नेपाल में भी कमोबेश ऐसे ही स्थिति रहा है लोकतंत्र को लेकर के। नेपाल में शुरू से राजशाही शासन था, बीच में वहाँ पे आंदोलन चला, फिर जाकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुआ। अभी हाल फिलहाल में फिर से जाकर के वहाँ पे जो वहाँ का शासन व्यवस्था है उन चीज़ों के खिलाफ आंदोलन आरंभ हुआ और शासन व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित हुई और सब कुछ वहाँ पे जो शासन व्यवस्था था वो चरमरा गया। वर्तमान समय में फिर से नई संविधान बनाने की घोषणा हुई है। संविधान बनाया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। सॉरी। तो इस प्रकार से नेपाल में भी लोकतांत्रिक संक्रमण का जो है काल चल रहा है। साथ ही साथ बांग्लादेश में भी कुछ दिन पूर्व ही आपने सुना होगा कि किस प्रकार से वहाँ पे भी जो शेख हसीना की सरकार चल रही थी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, वहाँ पे तख्तापलट कर दिया गया वहाँ के लोगों के द्वारा आंदोलन चला करके। तो इस प्रकार अगर आप अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे वर्तमान समय में तालिबानी शासन चल रहा है। इससे पहले वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था हुआ करती थी। म्यांमार में भी कुछ साल पूर्व जो है वहाँ पे भी सैन्य तख्तापलट हुआ। तो इस प्रकार से जो है दक्षिण एशिया के देशों को, भारत को अगर आप छोड़ दे, दक्षिण इन सभी देशों को अगर आप लेते हैं जो भारत के मुख्य रूप से पड़ोसी देश हैं, इनमें अधिकतर समय जो है लोकतंत्र स्थापित करने को लेकर के ही संघर्ष चलता रहा है। वहाँ पे समय के साथ में ये चीज़ें देखा गया कि किस प्रकार से शासन के खिलाफ कभी सैन्य तख्तापलट हो रहा है तो कभी लोगों का जन आंदोलन जो है विद्रोह हो रहा है और सरकार को सत्ता से हटा दिया जाता है और फिर से व्यवस्थाएं बदल दी जाती है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के जानते हैं जो दक्षिण एशिया के देशों के मध्य जो है विवाद का मुद्दा है। इन चीज़ों को समझते हैं कि विवाद के मुद्दे को अगर हम देखें तो सीमा विवाद भी एक प्रमुख है। सीमा विवाद के एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, चीन और भारत के मध्य में सीमा विवाद है, पाकिस्तान भारत के मध्य में है, बांग्लादेश के साथ भी कभी कभी सीमा विवाद की बात चलती रहती है। तो इस प्रकार से सीमा विवाद जो है इन देशों के मध्य में एक प्रमुख मुद्दा है। इसके बाद में नदी जल बंटवारे को लेकर के भी, जैसे भारत और पाकिस्तान में नदी जल बंटवारे को लेकर के, चीन और भारत में भी नदी जल बंटवारे को लेकर के है, भारत और बांग्लादेश में नदी जल बंटवारे को लेकर के है। इन सभी नदियों के बारे में भी हम जानेंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं जिनके जल के बंटवारे को लेकर के किन देशों के मध्य में विवाद का माहौल है।
इन चीज़ों को हम ज्योग्राफी में भी देखेंगे और इस पुस्तक में जब हम स्पेसिफिक देशों के बारे में चर्चा करना स्टार्ट करेंगे तो इन चीज़ों को हम देखेंगे कि दोनों देश के मध्य, भारत और उन देशों के मध्य में किन चीज़ों को लेकर के विवाद है, तो उस समय पे हम इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। आतंकवाद एक प्रमुख समस्या है। जो पाकिस्तान है वो यहाँ पे दक्षिण एशिया में आतंकवाद का जड़ है। पाकिस्तान के द्वारा अन्य देशों में आतंक फैलाने का कार्य किया जाता है। जैसे कि कुछ दिन पूर्व भी आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अटैक हुआ था, वो पाकिस्तान के षड्यंत्र के तहत किया गया था। तो आतंकवाद इन देशों के मध्य जो है एक प्रमुख मुद्दा है। साथ ही साथ इन सब दक्षिण एशिया के देशों के अंदर भी कुछ इनके आंतरिक मुद्दे भी हैं। इन चीज़ों को भी हम समझेंगे। आंतरिक मुद्दे में जैसे कि हमने आपको बताया कि किस प्रकार से लोकतंत्र के संक्रमण के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो विद्रोह के बारे में हम देखा। फ़िलहाल में अगर विद्रोह की बात करें तो बांग्लादेश और जो नेपाल है इनमें अभी 2025 में ही जो है फ़िलहाल विद्रोह हुआ है। इसीलिए अभी जो हालिया विद्रोह है वो नेपाल में जन जी आंदोलन, आप याद रखिए, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जातीय संघर्ष श्रीलंका में काफ़ी समय तक चलता रहा। जातीय संघर्ष पाकिस्तान में होता है। उन्होंने हिंदुओं को ख़त्म कर दिया धार्मिक आधार पे। वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक थे, इस्लाम के लोग मानने वाले लोग बहुसंख्यक थे। और भी जातीय संघर्ष जो है बांग्लादेश में भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इन देशों के अंदर भी जातीय संघर्ष के मुद्दे चलते रहते हैं। शासन प्रणाली की समस्या, कैसे हमने देखा कि नेपाल में राजतंत्र था, फिर वहाँ से प्रजातंत्र बना, फिर राजतंत्र बना, फिर लोकतंत्र की स्थापना की बात आई। संविधान जो है कई बार नेपाल में बन चुका है और वर्तमान समय में फिर से जो है वहाँ पे आंदोलन हुआ, जेनजी मूवमेंट चला और वर्तमान समय में फिर से वहाँ पे संविधान बनाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान के बारे में हमने देखा कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम पे सरकार बनी, फिर सैन्य तख्तापलट हुआ और वर्तमान समय में भी वहाँ पे लोकतंत्र ना के बराबर है और वहाँ की जो सरकार है उसको एक अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के सेना के द्वारा ही सरकार को चलाया जाता है। और वर्तमान समय में तो पाकिस्तान के संविधान में भी संशोधन करके वहाँ के सेना प्रमुख को असीमित शक्ति दे दिया गया है। संविधान संसाधन के बंटवारों को लेकर के, संसाधन से महत्वपूर्ण जो यहाँ पे मानना है कि किस प्रकार से जो देश की जो रिसोर्सेज है उन चीज़ों का किस प्रकार से बंटवारा किया जाए सामाजिक स्तर पे, ताकि समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। जैसे कि संसाधन के बंटवारे की जब हम बात करें तो आप भारत में देखते होंगे कि जो संसाधन है यहाँ पे लोगों को, सभी लोगों को समान रूप से वरीयता दिया गया है। किसी भी जात, धर्म इत्यादि के आधार पे किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाता है लोगों के साथ में। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे जो बहुसंख्यक वर्ग के लोग हैं, वो संसाधन जो देश के मुख्य रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर में कब्जा जमाए बैठे हैं और जो वहाँ पे अल्पसंख्यक है उन तक संसाधन नहीं पहुँच पाता है और वो विकास से वंचित रह जाते हैं। ये प्रमुख मुद्दा जो है इन देशों के मध्य आंतरिक मुद्दे हैं, जो 4 मुख्य इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। और साथ ही साथ इन देशों के मध्य, यानी कि ये देश के अंदर के आंतरिक मामले हैं और ये हमने जो 9 जो अभी ऊपर हमने जो देश देखा, इनके मध्य के ये 3 जो मुख्य जो है विवाद का बिंदु है इन देशों के मध्य का। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को अभी हम आगे देखेंगे। जो सर्वप्रथम हम पाकिस्तान के बारे में समझेंगे। इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि छोटी छोटी वीडियो लेकर के आए, ताकि आप लोग किसी भी टॉपिक को क्लियरली समझ पाएँ। जहाँ कहीं भी आपको समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर हमें भेजें। मैं आपको नोट्स के माध्यम से उन चीज़ों की व्याख्या करके दोबारा समझाने की कोशिश करूँ।